हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री की, जिसमें हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हमने इसमें पढ़ी। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई थी आपकी? आपने मैटर के बारे में पढ़ लिया था, मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। केमिस्ट्री के बारे में आपने इससे पहले पढ़ लिया था कि केमिस्ट्री क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ देखी आपने केमिस्ट्री की। उसके बाद आपने क्या किया, मैटर को क्लासिफाई किया, वर्गीकृत किया। आपने बोला एक उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन जाएगी और एक केमिकल जाएगी। ठीक है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बोला कि 3 तरह से आप क्लासिफाई करेंगे उसके फिजिकल स्टेट के आधार पे, और वो क्या होगा, ठोस, द्रव और गैस में आप उसको क्लासिफाई करेंगे। देन आपने क्या बोला कि केमिकल क्लासिफिकेशन उसकी की जाएगी, जहां पर उसको 2 तरह से क्लासिफाई करेंगे, एक प्योर सब्सटेंसेस में होगा, एक मिक्सचर में होगा। ओके, मिक्सचर को आपने फर्दर क्लासिफाई किया किसमें, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, वहीं प्योर सब्सटेंस में आपने क्या बोला कि एक आपके एलिमेंट्स आएंगे और दूसरा आपके क्या आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे। ओके, इतनी पूरी क्लासिफिकेशन अच्छे से डिटेल में पढ़ने के बाद हमने क्या बोला कि जो मैटर है आपका, उसमें कुछ तो गुण होंगे। तो वो गुण क्या थे, कुछ भौतिक गुण थे, यानी पदार्थ को देखने पर कैसा लगेगा वो। ठीक है, और दूसरा कैसे थे, केमिकल उसके क्या थे, प्रॉपर्टीज थी, यानी रासायनिक गुण, जिनको आपने बोला कि वो किसी के साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि अभिक्रिया करेगा, या फिर क्या कर सकता है, उसकी नेचर यानी प्रकृति के बारे में हम वहां पर बात करेंगे। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कुछ आपकी, कुछ क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टीज थी। वहीं पर आपने क्या बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टी में आपकी क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मेजर कर सकते हैं उसकी लेंथ क्या है, वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, वो सब। तो वो सब आपने भौतिक राशियों में पढ़ी। वहीं आपने कुछ भौतिक राशियां पढ़ी और उनको मापन की यूनिट्स भी पढ़ी, उनको किस इकाई में मापा जाएगा, एसआई यूनिट्स की बात आपने की कि इंटरनेशनली आप किस स्टैंडर्ड यूनिट में आप उसको मेजर करेंगे, वो आपने बात की साथ ही। फिर हमने कुछ और भौतिक राशियों की बात की, जिसमें सबसे पहला आप क्या क्या आया था, मास एंड वेट आया था। आपने बोला कि कुछ तो मैटर के अंदर जितना भी कोई चीज जिस मैटर से बनी हुई है, उस मैटर का टोटल जितना वैल्यू होगा या उसका मान जो होगा, उसको क्या कहा जाएगा, द्रव्यमान कहा जाएगा, यानी मास कहा जाएगा। ओके, मास को आपने बोला कि वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, कहीं भी ले जा लो वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन जहां वेट की बात आती है, वेट आपने कहा कि वो ग्रेविटेशनल पुल पर निर्भर करेगा। ग्रेविटी चेंज होगी अगर, तो उस सब्सटेंस का, उस वस्तु का, ऑब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, भार यानी कि वेट भी चेंज हो जाएगा। तो वेट आपका नियत या स्थिर नहीं है। ओके, मास को आपने कहा कि इसकी एसआई यूनिट किलोग्राम होती है। और क्या करेंगे, अगर हम बहुत कम मात्रा में कोई चीज ले रहे हैं तो उसको किलोग्राम में ना लेकर किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। और आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। ओके, देन आपने नेक्स्ट भौतिक राशि पढ़ी थी वॉल्यूम, जहां पे आपने क्या बोला कि जितना भी कोई वस्तु स्थान घेरेगी वो उसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। ओके, और आपने बोला कि वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में, क्यूबिक मीटर जिसे आप कह रहे हैं, वो एसआई यूनिट होगा। और क्योंकि छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जिनको आप क्या कर रहे हैं, बहुत कम वॉल्यूम हो सकता है किसी चीज का, तो उसको आप सेंटीमीटर क्यूब में या डेसीमीटर क्यूब में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। वहीं जहां लिक्विड की बात आती है तो उसका आयतन हम लीटर में देखते हैं। ठीक है, और अगर और कम जाना है, छोटी यूनिट लेनी है, तो मिलीलीटर में उसको मेजर किया जा सकता है। ओके, देन आपने वॉल्यूम के कुछ ग्लासवेयर्स देखे थे, जिनमें क्या किया जाता है, किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने क्या देखा, ब्यूरेट होगा, इस तरह का ग्लासवेयर, फर्स्ट वाला जो है आपका। देन आपका ग्रेजुएटेड सिलेंडर यानी मीजरिंग सिलेंडर भी उसे कहा जाता है, इसकी बात की थी। पिपेट की बात आपने की थी, और साथ ही किसकी, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की बात की थी। ओके, फिर हमने डेंसिटी यानी घनत्व की बात की थी। घनत्व आपका क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान बटे आयतन अगर आप करते हैं तो आपका क्या बताता है, घनत्व बताता है। तो डायरेक्टली आपका डेंसिटी किस पर निर्भर हो रहा था, मास पर निर्भर हो रहा था। या आप बोलेंगे कि किसी इकाई आयतन में जितना भी मास यानी कि द्रव्यमान स्थित है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, घनत्व यानी कि डेंसिटी हो जाएगा। ओके, क्या कहा, डेंसिटी इज इक्वल टू
मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं कि एक यूनिट में अगर हम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, तो आपका डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यानी इकाई आयतन में आपका जितना भी द्रव्यमान स्थित है वही उस वस्तु का क्या होगा, घनत्व होगा, यानी डेंसिटी। ओके। अब आप कहते हैं अगर किसी इकाई आयतन में किसी वस्तु का घनत्व ज्यादा आ रहा है, दैट मीन्स कि वहां पर उस जो भी पदार्थ है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, कंपोनेंट होंगे, वो टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था, एरिया वॉल्यूम आपका फिक्स है, ये दोनों बॉक्सेस का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। एक का डेंसिटी ज्यादा आ रहा है, दूसरे का कम आ रहा है। इसकी डेंसिटी ज्यादा आने का मतलब क्या है, चूंकि वॉल्यूम फिक्स है तो यानी इसमें मास ज्यादा होगा। मास ज्यादा कब होगा, जबकि आप कह रहे हैं कि जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो टाइटली पैक्ड है, ओके, यानी कि उनके बीच में स्पेस नहीं है। वहीं आप दूसरे की बात कर रहे हैं, अगर इसकी डेंसिटी कम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मास क्या होगा, कम होगा, और आप बोल सकते हैं कि जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो दूर दूर हैं या टाइटली पैक्ड नहीं है, उनके बीच में स्पेस ज्यादा है। तो अगर हम इसे A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो हम क्या कहेंगे, A की डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू B, ओके। और आप क्या बोलेंगे, ए के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, और बी के क्या है, वो थोड़ा दूर दूर है, उनके बीच में जो फोर्स है वो भी कम होगा, ठीक है। ये सब हमने पढ़ा था। देन आपका नेक्स्ट आया था टेम्परेचर। आपने बोला था कि हम कुछ तो चीजें गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं, ठीक है। उनके ठंडे होने या गर्म होने से क्या पता चलता है कि उनका तापमान कितना, ठीक है। तो ठंडा या गर्म जिस यूनिट में, इकाई में आप उसे मापेंगे, जिस भौतिक राशि में आप उसको व्यक्त करेंगे, वो क्या होगा, तापमान, ठीक है। तो तापमान के लिए हमने 3 तरह के क्या देखे थे आपके जो इकाइयां होंगी, एक आपका डिग्री सेल्सियस हो गया, एक डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, और एक डिग्री केल्विन हो गया। डिग्री केल्विन आपका क्या था, एसआई यूनिट था। साथ ही हमने बोला था इनको एक दूसरे में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है, या आप क्या करेंगे, इनके बीच में रिलेशनशिप बताएंगे। जैसे कि अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आपको कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, उसमें 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 273.5। वहीं अगर आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो 273 से माइनस कर देंगे। ओके। देन आपने क्या बोला था, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस को, सॉरी, डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करते हो, ये आपने कहा, ओके। ये आपके फॉर्मूले आ गए थे। चलिए, ये आपके अलग अलग क्या है, थर्मोमीटर्स हैं, एक केल्विन वाला है, एक आपका सेल्सियस का है, तीसरा आपका क्या है, फ़ारेनहाइट, ओके। अब हम साइंटिफिक नोटेशंस की बात करते हैं। साइंटिफिक नोटेशंस क्या हो गए आपके, किसी भी चीज की वैल्यू आपको नंबर्स में दी जाएगी और वो नंबर्स किस फॉर्म में लिखे गए, जैसे एटॉमिक वैल्यू हो, एटॉमिक वैल्यू में क्या क्या आ जाएगा आपका, एटॉमिक रेडियाई आ जाएगा, या फिर एटॉमिक नंबर हो गया, एटॉमिक वेट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें बहुत, जैसे एटम कितना ही छोटा होता है, हम क्या बोल रहे हैं, उस मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है, यानी जिस मैटर तो हमको दिख रहा है, लेकिन उसका स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना छोटा वो पार्टिकल होगा। जब वो ही नहीं दिख रहा है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई आप कैसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप स्केल पे नहीं ले सकते, तो आपके पास वैल्यू कैसी आएगी, बहुत छोटी आएगी, पॉइंट में पता नहीं कितने जीरो होंगे और पता नहीं कहाँ पर वो डिजिट आएगी, समझ रहे हैं। तो इन नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, इनको आगे पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, साइंटिफिक नोटेशंस का यूज किया जाता है, जहां पर आप पावर की फॉर्म में, चर घातांक के रूप में, घातों के रूप में वैल्यू को लिखते हैं, ओके। तो एज केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और आप जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है।
विच हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, बहुत छोटा उनका क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, भार होता है, उनका द्रव्यमान होता है, एंड आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर्स, और बहुत ज्यादा संख्या में ये पाए जाते हैं। अ केमिस्ट हैज टू डील विद नंबर्स एज लार्ज एज, इतनी बड़ी संख्या आपको दिख रही है तो केमिस्ट्री में आपको या साइंस में, किसी भी साइंस में आपको ऐसी डिजिट्स पढ़ने को मिलती है, ठीक है, इतनी बड़ी ये संख्या लिखी रही है। तो इस तरह की इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से आपको डील करना पड़ सकता है। फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस और अ स्मॉल एज, किसी 2 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और उसके लिए ये है मास उसका, ओके, यानी पॉइंट यहाँ लगा है और उसके बाद इतने जीरो आ रहे हैं, तो सोच सकते हैं आप, इमेजिन कर सकते हैं कि कितना कम उसका द्रव्यमान है, ठीक है। मास ऑफ अ H हाइड्रोजन एटम वी कैन राइट 232.508 as 2.3250 into 10 की पावर 2, ठीक है। तो क्या किया है, इस पॉइंट को जो आपका डेसिमल है, दशमलव है, इसको लेफ्ट साइड को क्या किया है, फिक्स किया है, और जितने स्थान उसने इधर से छोड़े हैं उतने की पावर 10 की पावर हमने उतना लिख लिया, यानी कितना था आपका 232.508 था, ठीक है। तो जब ही दशमलव आपका राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेगा, क्या कह रहे हैं हम, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये राइट साइड में इससे लेफ्ट साइड में आएगा, तो आपकी जो घात होगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, समझ रहे हैं, यानी राइट टू लेफ्ट हमने शिफ्ट किया है, तो 2.32 लिख रहे हैं अगर, तो 2 प्लेसेस छोड़ के हुआ है शिफ्ट, 2 का और 3 का, 2 प्लेसेस शिफ्ट करे हैं, बाकी 508 ऐसे आ जाएगा, तो ये 10 की घात 2, ठीक है। पावर क्या होगी, पॉजिटिव में आएगी, और वो कैसे कितनी आएगी वो डिपेंड करेगा कि कितने प्लेसेस आपने डेसिमल को शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे 2 प्लेस छोड़ करके शिफ्ट किया है, तो आपका 10 की पावर कितना आ गया, 2 आ गया, समझ गए क्या कहा, जब भी राइट टू लेफ्ट आप शिफ्ट करेंगे उसको, तो पॉजिटिव में आपका क्या बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी। वहीं जब आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो आपका निगेटिव में पावर बढ़ेगी। निगेटिव में पावर बढ़ने का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली पावर कम हो रही है, ठीक है ना, वैल्यू कम हो रही है। तो आगे देखिए, नोट दैट व्हाइल राइटिंग इट द डेसिमल हैड टू बी मूव्ड टू द लेफ्ट बाय 2 प्लेसेस एंड सेम इज द एक्सपोनेंट 2 of 10 in the scientific notation. Similarly, 0.00016 can be written as 1.6 into 10 raised to the power minus 4. Okay, here the decimal has to be moved 4 places to the right and minus 4 is the exponent in the scientific notation. क्या कह रहे हैं आपके पास इस वाले केस में, सेकंड केस में क्या था नंबर 0.00016, ठीक है, ये है, आपको लग रहा है बड़ी डिजिट है, इसको हमें छोटा करना है, तो आप क्या करेंगे कि इस डेसिमल को अभी लेफ्ट साइड में, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे, और कितने प्लेसेस किया आपने, जितने भी प्लेसेस आप अपनी इच्छानुसार कितने भी प्लेसेस में उसको शिफ्ट कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना है एक्सपोनेंट आप उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, यानी घात की वैल्यू, पावर की वैल्यू उसी के अनुसार रखेंगे। तो आपने क्या किया, 1 2 3 4 प्लेसेस शिफ्ट कर दिया, तो कितना आ गया, एक के बाद आ जाएगा 1.6 इंटू, क्योंकि आपने 4 प्लेसेस शिफ्ट किए हैं तो आपको 10 की पावर कितनी देनी है, 4 देनी है, और हमने बोला है लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो माइनस में पावर बढ़ेगी, तो 10 की पावर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा, ओके, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो समझ गए क्या करेंगे, अगर आप राइट टू लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपका पॉजिटिव में पावर बढ़ेगी, अगर आप लेफ्ट टू राइट शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव में पावर बढ़ेगी, ओके, जल्दी से नोट करेंगे फिर अपना आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन।
आपने कहा हमारे पास ऐसी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है, जो पावर में होंगी। अब आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करेंगे वो आप सीखेंगे। तो चरघातांकी का नियम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वही आपको यहाँ पर लगाना है। तो क्या होता है उसमें, आपके पास वैल्यूज कैसी होंगी, डेसिमल में भी होंगी, साथ साथ में किस में होंगी, पावर के रूप में, घात के रूप में कोई वैल्यू लिखी गई होगी। सपोज a इज इक्वल टू है 3.9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2, ओके। और b की पावर है आपका 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3, ठीक है। ये आपके पास दो वैल्यू लिखी गई है, इनके बीच में डेसिमल है या पॉइंट आ रहा है। आपको क्या करना है, पहले में a मल्टीप्लाई बाय b, यानी a और b का प्रोडक्ट निकालना है। a इंटू बी आपने किया, तो यानी ये दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a की वैल्यू क्या है 3.9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -2, ओके, इंटू b की पावर क्या है 4.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -3। ये हो जाएगा, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चरघातांकी का नियम आपका क्या कहता है कि जो नॉर्मल आपके नंबर्स हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन जो आपकी घातें होती हैं वो गुणा होने पर जुड़ जाती है। क्या समझ में आया कि नॉर्मल जो आपका बेसिक जो नंबर है वो तो मल्टीप्लाई होगा, लेकिन जो पावर में वैल्यू लिखी गई है वो आपस में, पावर्स आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये और ये वैल्यू तो आपकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी 3.9 इंटू 4.5, ये आपने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपका घात वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला है, पावर वाला पार्ट। ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये 10 नहीं होगा ऐड, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, ओके। तो पावर क्या है 10 की पावर -2 प्लस -3, ये हो जाए, ओके। और पॉजिटिव और निगेटिव आपको पता है, निगेटिव हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका पूरा ऐड हो जाएगा, ओके। समझ गए, इसकी वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। हमें सिर्फ समझना है कि मल्टीप्लाई होने पर आपका कैसे, तो क्या समझ में आया आपको कि बेसिक जो नंबर है, जो मूल संख्या है आपकी, वो तो गुणा ही होगी, लेकिन उनकी जो घातें होंगी वो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है, ओके। जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे देखेंगे। चलो, नेक्स्ट आपका है, सपोज ए आपके पास है 0.63 इंटू 10 की पावर 8 और बी है आपके पास 1.45 इंटू 10 की पावर 2, ठीक है। ये आपके पास दो हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, ए इंटू बी करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 0.63 इंटू 10 की पावर 8, ओके। इसको मल्टीप्लाई करना है b से, और b की वैल्यू आपकी क्या है 1.45 इंटू 10 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो हमने क्या बोला, मूल संख्याएं जो हैं आपकी वो क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, दैट मीन्स 0.63 इंटू 1.45, ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और क्या बोला है, जब आपका गुणा होगा तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो वो घात क्या होगी, यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ना, जो चीज कॉमन होती है उसको आप कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में तो 10 आपका क्या है, कॉमन है, और इसकी जो घातें हैं, यहाँ 8 है यहाँ 2 है, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 8 + 2, तो कितना हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर इंटू 10 की पावर 10, ओके। और इससे पहले आपने, क्योंकि माइनस प्लस हो रहा था तो उसको माइनस करेंगे, देन माइनस माइनस फाइनली आपका प्लस हो जाएगा, तो माइनस में वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ऐड होने के बाद, ओके। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, कि मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, आपके जो भी साइंटिफिक नोटेशन आपने निकाले हैं वो। चलिए जल्दी से नोट करिए, ओके। नेक्स्ट अभी डिवीजन हम देखते हैं। गुणा में आपने कहा कि आपका क्या हो रहा है, घातें आपस में जुड़ रही हैं, वहीं जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवीजन में आपकी क्या हो जाती है, घात माइनस हो जाती है, ओके। तो क्या कहा, ए की वैल्यू कुछ है
6.28 लिया है और यहाँ आपने लिया है 0.2 इंटू 10⁻²। ओके, ये ए और बी की वैल्यू आ गई है। अभी आपको ए डिवाइडेड बाई बी करना है, मतलब ए अपॉन बी। ठीक है, तो क्या करेंगे 6.28 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये दोनों तो डिवाइड होंगे, जो मूल संख्याएं हैं उनके बीच में तो जो भी चल रहा है वो होगा, डिवीजन चल रहा था तो डिवीजन होगा, लेकिन जो आपके घातांक है वो आपस में क्या हो जाएंगे, चूंकि डिवीजन पढ़ रहे हैं तो डिवीजन में आपका क्या हो जाएगा, भाग में ये आपस में माइनस हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट से माइनस हो जाएगा, यानी आपका क्या आ जाएगा 6.28 अपॉन 0.2 इंटू 10⁻, ये 4 था, 4 में से क्या कर देंगे -2 कर देंगे। ओके, इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे 10⁻² में आ जाएगा। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आपकी घातें जुड़ रही थी और डिवीजन में आपने क्या कहा था, सब्सट्रैक्ट हो रही है यानी माइनस हो रही है। ऐड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको घातों को सेम करना होता है, और घात सेम करने के लिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था साइंटिफिक नोटेशन में, कि राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो क्या करेंगे, पॉजिटिव में घात आपकी बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नेगेटिव में पावर बढ़ेगी, यानी आपका इनडायरेक्टली घटेगी वैल्यू। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको उस घात की वैल्यू, पावर की वैल्यू इक्वल करनी है दोनों जगह। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आपको a इज इक्वल टू 4.36 इंटू 10⁻4 लिखा है और वहीं b की वैल्यू आपको 41.38 लिखा है इंटू 10⁻3 लिखा है, तो आपको ये 10⁻4 और 10⁻3 को इक्वल करना है। या तो आप इसको भी 10⁻4 कर दो या फिर इसको भी 10⁻3 कर दो। ओके, ये करना होता है। देन आप क्या करेंगे, अगर हम एडिशन कर रहे हैं तो a प्लस बी तब करेंगे आप, और फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है उसमें वैल्यू ये सेम रहेगी, 10⁻4 किया है तो 4 ही रहेगी। ओके, समझ में आ गया। तो क्या लिखा है, फॉर दीज टू ऑपरेशन फर्स्ट द नंबर्स आर रिटन इन सच अ वे दैट दे हैव द सेम एक्सपोनेंट, यानी उनके जो घातांक होंगे वो समान होने चाहिए। ठीक है, ये घातों के अंक, इनको क्या करना होता है, सेम करना होता है। आफ्टर दैट द कोएफिशिएंट डिजिट टर्म आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ओके, उसके बाद जो आपकी मूल संख्याएं हैं, ये जो कोएफिशिएंट टर्म जिन्हें बोल रहे हैं, उनको क्या करना होता है, अगर वहां पर एडिशन करना है तो एडिशन करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, अगर सब्ट्रैक्शन करना होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो आपने क्या बोला, 41.38 है, इसको अगर हम इधर को शिफ्ट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 4.138 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, यही होगा। पॉजिटिव में वैल्यू बढ़ेगी, तो अभी आप क्या करेंगे, 4.36 इंटू 10⁻4 हो गया ए आपका, और बी 4.138 इंटू 10⁻4 हो गया, तो आप क्या कर ले जाएंगे, 4.36 जो ए की वैल्यू थी, ठीक है, उसमें ऐड कर ले जाएंगे बी की वैल्यू जो कि क्या है 4.138 आई है, और इंटू क्या हो जाएगा 10⁻4। इसको आप फिर आप जैसे दशमलव को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं डेसिमल्स का, वो आप कर लीजिए। ओके, तो वैल्यू आपकी आ जाए, जल्दी से नोट करेंगे फिर नेक्स्ट देखिए। इसी तरह अगर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है कोई वैल्यू तो वो भी आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको इसमें से इसे माइनस करना है तो a माइनस बी, तो यहाँ पर माइनस,
मूल संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी, और आपको जो क्या है एक्सपोनेंट है, जो आपके घातांक है, पावर है, उनको क्या करना है, समान करना है, एक समान एक उसमें लाना है। तो वो आप पहले करेंगे, देन आप क्या करेंगे, अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे या नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे। ओके, जल्दी से नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट देखेंगे। तो इस तरह से आपको केमिस्ट्री में या फिजिक्स में भी हो सकता है, आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आपके पास आते हैं केमिस्ट्री में, तो वो आपको सॉल्व करने होते हैं, जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब परफॉर्म करना होता है इन बड़ी बड़ी संख्याओं का। ठीक है, फिर आप उनको किसके रूप में लिखते हैं, घातों के रूप में लिखते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए वहां पर घात को किस तरह से आप क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, एक तो दूसरा चेंज कैसे करेंगे उनमें, और तीसरा आपका क्या है, उसको फिर सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन। ओके, चलिए नेक्स्ट देते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो आपका क्या होता है केमिस्ट्री में कि अभी आपने किसके बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। फिर मैटर में आपने क्या पढ़ा कि एलिमेंट होंगे, कंपाउंड होंगे। ठीक है, एलिमेंट को आपने क्या बोला कि एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस वहां पे होंगी, और उसके बाद क्या फॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो किस केमिकल कंपोजिशन या किस नियम को वो फॉलो करते हैं, किस नियम के आधार पर उनके क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, किस प्रकार का रासायनिक संयोजन वहां पर होता है, वही हम इन लॉज में पढ़ते हैं। ये आपके किसने दिए थे, लेवोजियर ने दिए थे, और लेवोशिये ने दिए थे, लेवोजियर लेवोशिये उनको कहा जाता है, और सातवें किसने दिए थे, जोसेफ प्राउस्ट ने दिए थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये नियम बनाए और आपको लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताया। ठीक है, The combination of elements to form compound is governed by the following 5 basic laws. ठीक है, तो आपके पास 5 बेसिक लॉज आते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जिसमें कि आपका आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है। साथ ही आपका क्या आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी जिसको आप कहते हैं, और मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसाक का पढ़ते हैं आप, गैसियस लॉ, और साथ ही आपका रेसिप्रोकल लॉ। ओके, तो ये 5 नियम आप यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम आता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि किसने दिया है, आपका लेवोजियर ने दिया है, 1789 में इन्होंने दिया था ये। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका क्या कहता है कि आपकी कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, सपोज वो अभिक्रिया हो रही है ए से बी बन रहा है। ठीक है, हमने कहा कि ए अभिक्रिया कर रहा है, या आप क्या कह सकते हैं, ए अभिक्रिया करके बी प्लस सी बना रहा है। ठीक है, डिसोशिएट हो रहा है दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, ये भी बोल सकते हैं आप। ए अभिक्रिया करके बी और सी बना रहा है। ए क्या है, अभिक्रिया से पहले की कोई स्थिति है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, या आप क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो अभिक्रिया से पहले जो चीज आपको पास होती है उसको आप अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के बाद जो आपके पास बनता है उसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, यानी उत्पाद। ठीक है, तो कितनी चीजें समझ में आ गई, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कुछ तो आपके पास रिएक्टेंट थे, सबसे पहले कुछ तो चीज रही होगी जब आपने रिएक्शन स्टार्ट की, फिर रिएक्शन हुई किसी प्रोसेस के थ्रू, देन आपके पास प्रोडक्ट आए, उत्पाद आए। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इस रिएक्टेंट का जो मास होगा, सपोज वो m1 है, ठीक है, और B और C का जो अनुपात है वो है m2 और m3। ठीक है, तो ये m1 क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है m2 प्लस m3। बस यही है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है।
ठीक है, यानी आपका द्रव्य का मान यानी जो मास है वो क्या हो रहा है, कंजर्व रह रहा है, संरक्षित रह रहा है। पदार्थ का आपका रूप बदल सकता है, ए से वो बी और सी में बदल गया है, उसका कोई किसी और प्रोसेस से वो हो सकता है, लेकिन जो उसका क्या होगा, मास होगा, वो फिक्स रहेगा। ठीक है, हमने कहा ए से हमने क्रिया करके क्या बना दिया, बी और सी बना दिया। ए को किसी रासायनिक प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस के थ्रू ले गए, एक कोई रासायनिक अभिक्रिया करी और वो बी और सी में टूट गई, लेकिन इनमें टूटने के बाद भी, ठीक है, प्रोडक्ट चेंज हो गया, आपका रूप चेंज हो सकता है, लेकिन उसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। यानी M1 की जो वैल्यू थी, सपोज वो 45 ग्राम थी, ठीक है, और इसकी इन दोनों की भी क्या हो जाएगी, 45 ग्राम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो भी 45 ग्राम के आसपास, आसपास नहीं 45 ग्राम ही आएगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है, वो हमेशा हर स्थिति में क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ओके, होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम अपना द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, गैलुसाक का नियम, और साथ में आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन का और रेसिप्रोकल लॉ जो है वो सभी अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। अभी तक जितना भी पढ़ाया है उसको रिवाइज करेंगे, और अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ लेंगे। ओके, तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।